नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमार। आप जानते हैं आज की क्लास जो होगी हम ऑनलाइन ही क्लास लेंगे। ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ हैं, इसलिए आज क्लास नंबर होगी 51। अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान लगाकर। अब आपको करना क्या है? अब तक आपने मेरे साथ क्या पढ़ लिया? अब तक आपने मेरे साथ पढ़ लिया प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर में हमने आपको पढ़ाया कि सदाबहार वनस्पतियाँ कौन कौन सी है, कि भारत के अंदर कौन सदाबहार वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती है। ये देख लीजिए, हम आपको बता दिए पहले ही। ये देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, ये रहा कोरोमंडल तट, और साइड में मेघालय शिलोंग का पठार रहा, और साइड में ये हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र रहा, इस क्षेत्र। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा। इसके अंतर्गत हमने सदाबहार वनों की विशेषताएं भी पढ़ ली थी, लेकिन आज मैं सब आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। समझ गए आप? उसके बाद आज हम जितने भी भारत के अंदर जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सभी से लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं, और खासकर प्री में भी और मेंस में भी। मेंस में यहाँ से पिछले साल यानी 2022 से 2021 के पेपर में, और एक पिछले वाला पेपर 2019 के पेपर में यहाँ से सवाल पूछ चुका है। मैंने आपको पहले ही समझाया है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले उसके प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। अगर आप उसके प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे तो आप इसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ ही अन्याय करेंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि उसने प्राकृतिक वनस्पति से क्या सवाल पूछा। बच्चों के बाउंसर चली गई बोल। अगर आप सवाल नहीं देखेंगे तो तबाह हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ उसके क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो इन वीडियो का ही कोई मतलब नहीं है। इन वीडियो को आज ही छोड़ दीजिए, स्किप करिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे एक सवाल देख लीजिए। जैसे ही आप सवाल देखेंगे और जैसे मैं सवाल पढ़ता जाऊंगा, वैसे जैसे जैसे मैं सवाल पढ़ता जाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सवाल को, क्योंकि किस तरह का सवाल पेपर में पूछा जाता है। मैं चाहे तो सवाल बोर्ड पर लिख सकता हूँ, उसके बाद आज की हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल बताऊंगा मेंस का, और ये आया है सीधा 15 नंबर में, 250 शब्दों में। आप लिख सकते हैं इसी कंटेंट को पढ़कर, कोई अलग से नहीं पढ़ना। इसी कंटेंट को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में वन संसाधनों की स्थिति, ये रहा आपका भारत। भारत के अंदर वन संसाधनों की स्थिति क्या है, यानी भारत के अंदर कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। पता है इस सवाल आपसे ये 2020 में क्यों पूछा? 2020 में सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 2019 में रिपोर्ट आई थी, FSR की रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2019, जो कि दो दो साल बाद जारी होती है। उसको विशेष पूर्वक देखना चाहिए। आज मैं आपको जो FSR रिपोर्ट 2021 है वो पढ़ाऊंगा, और 2023 में रिपोर्ट आने वाली है, आप उसको खुद अपडेट कर लेंगे। समझे? दूसरे नंबर पर उसके बाद हम लास्ट में जाते जाते एक सवाल देखेंगे मैंग्रोव वनों के बारे में। मैंग्रोव वनों के बारे में भी सवाल देखेंगे, उससे पहले हम उसका कंटेंट तैयार करेंगे। आज की क्लास देख लीजिए किस तरह आगे बढ़ेगी, ध्यानपूर्वक देखते रहिए किस तरह आगे बढ़ेगी। पहले आप समझ लीजिए कि सवाल कैसा आता है। मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन पहले आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, क्योंकि आप क्वेश्चन आपके सामने होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते चले जाएंगे कि जो कंटेंट है हम किस तरह का कंटेंट तैयार कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन जियोग्राफी में कुल मिला लिए जाए तो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे। जैसे 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे तो ये समझ जाइए कि उसी से क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, उसका आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए, करेक्ट सोल्यूशन। पिछले 3 सवाल रिपीट होते हैं, मेंस में सवाल रिपीट होता है, कंटेंट कहाँ से पूछेगा? पूछेगा वही 2-4 टॉपिक है उसके पास घुमा फिरा के। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन भारत में, ये क्वेश्चन था 2020 में आया, 2020 में ये क्वेश्चन है। जैसे मैं आज आपको कंटेंट तैयार कराऊंगा, उसके बाद इसका उत्तर भी मैं बोलूंगा कि कैसे इसका उत्तर आप लिख सकते होंगे। आप क्वेश्चन लिखिए पहले नंबर पे। भारत में वन संसाधनों की स्थिति, भारत में वन संसाधनों की स्थिति, भारत में वन संसाधनों की स्थिति, भारत में वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन, जलवायु जलवायु परिवर्तन। बिट क्वेश्चन से जितना भागोगे ना, इतना यूपीएससी से दूर जाओगे। डीमोटिवेशन उसी बच्चे को आएगा जो लगातार मेहनत नहीं करेगा। जैसे ही आपकी पढ़ाई में ब्रेक आ जाएगा, धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा डीमोटिवेशन, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। नहीं होना है। डीमोटिवेशन जो है ये एस्पिरेंट्स की लाइफ का पार्ट है, ये आना भी जरूरी है। तो भारत में वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन,
के जलवायु परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन पर उनके परिणामी प्रभाव की चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन पर उनके परिणामी प्रभाव की चर्चा करें। सवाल देखो, चर्चा करें। भारत में वनों की स्थिति क्या है? ये रहा आपका प्यारा प्यारा भारत, यानी भारत में कहां कहां कौन से वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर भारत में वन पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वनों का तेजी के साथ क्षरण हो रहा है, वन तेजी के साथ समाप्त हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट बताती है, FSR रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, भारत पर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 भी यही कहती है कि भारत में वनों का तेजी के साथ क्षरण हो रहा है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि अगर इसी तरह लगातार वनों का तेजी के साथ क्षरण होता चला गया तो आप बताइए कि जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपसे पूछ रहा है वनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन, जिस वनों की स्थिति का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझे? हम आपको पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करेंगे, डोंट वरी, सारा क्वेश्चन तैयार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको जो है कंटेंट तैयार करवाएंगे और आपको लिखवाएंगे, ठीक है। आप सबसे पहले आज एक काम करिए, सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग बनाइए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। कॉपी में हेडिंग बनाइए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, ये हेडिंग बनाइए। अभी इसका उत्तर करेंगे बाद में, आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, क्योंकि मैंने कल लास्ट वाली क्लास में, क्लास नंबर जो 50 थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको केवल एक ओवरव्यू दिया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका अब जिस तरह मैं लिखाऊंगा आप इस तरह नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पेरी में भी सवाल आते हैं। ओके, भारत की वनस्पतियां, भारत की वनस्पतियां, भारत की वनस्पतियां, ये हेडिंग बना लीजिए। जो जो हम बोलते जाते हैं उसको ध्यानपूर्वक लिखिए। आपको ये लिखने में, ये जो आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे उसमें कहीं से कुछ भी काम आ सकता है। पहला पॉइंट, भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण और भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण जलवायु एवं मृदा वाला देश है। ध्यान से लिख लीजिए पॉइंट। भारत, ये जो आपका भारत है ना, ये आपका, इसके अंदर बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी ऐसे कह सकते हैं हम मृदाओं की भी विविधता है। समझे? दूसरे नंबर पर यहाँ जो है वनस्पति की भी विविधता पाई जाती है और जलवायु की भी विविधता पाई जाती है, क्योंकि भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है। भारत, जो आप भारत देख रहे हैं, भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो आप चाहिए इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लीजिए, आपको काम आएगा आंसर राइटिंग में। लिख लीजिए, भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण जलवायु एवं मृदा का देश है। ठीक, इसलिए जो भारत का ये वाला भाग देख रहे हैं, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर टुंड्रा प्रदेशों तक, टुंड्रा प्रदेश जानते हैं, पिछले वाली क्लास में पढ़ा चुके, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर टुंड्रा प्रदेशों तक, कहां तक? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर टुंड्रा प्रदेशों तक विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम आपको लिखवा दिए। पहले नंबर पर हम आपको बताएं कि भारत के अंदर अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, अनेक प्रकार की, ऐसे कह सकते हैं यहाँ मृदा में भी विविधता पाई जाती है और जो यहाँ की जलवायु है उसमें भी विविधता पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर दूसरा पॉइंट हम आपको बताए हैं, आप ऐसे ही करके लिख लीजिए दूसरे नंबर पर, कि भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेकर टुंड्रा प्रदेशों तक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेकर टुंड्रा प्रदेशों तक, यानी पूरे भारत में वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। ये आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, ये भी पॉइंट लिखना है। अभी कैसे कैसे बांटा जा सकता है? नंबर एक जो हम आपको पहले भी पढ़ाए थे लास्ट वाली क्लास में, आप कॉपी में हेडिंग बना लीजिए, सदाबहार वन, सदाबहार वन, और मैप में मेरे साथ देखते चलिए, सदाबहार वन। एक काम कर लीजिए, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, इनको वर्षा वन भी बोलते हैं, वर्षा वन, सदाबहार वन या वर्षा वन, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय, जितने भी नाम है सारे एक साथ लिख लीजिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये नाम है इसका, सदाबहार वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी आपको तमीज से लिखवाएंगे। अच्छा, वर्षा वन क्यों कहते हैं, सदाबहार वन क्यों कहते हैं, वर्षा वन क्यों कहते हैं, उष्णकटिबंधीय?
सबसे पहली खास बात तो यह है क्योंकि विषुवत भारत भारत का अधिकांश जो भाग है वो विषुवत रेखा के आसपास पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं ये भारत 8 डिग्री चैनल पर स्थित है, तो धीरे 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 ये भारत का लगभग पूरा क्षेत्र, ये लगभग ये पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। जैसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तो जहां जहां भी ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी, मैंने कहा था आपको कि भारत के जो अंदर वृक्ष है ना, ये ना वर्षा का अनुसरण करते हैं, जहां पर जितनी ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी वहां उतनी अधिक ही मात्रा में, आज मैंने कहा था मैं आपको नोट करवाऊंगा, जितनी ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी उतनी अधिक मात्रा में वहां पर अच्छी अच्छी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएगी। अगर कम वर्षा होगी तो वहां अलग प्रकार की वनस्पतियां होगी, मध्यम प्रकार की वर्षा होगी तो वहां अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएगी। ओके, अब पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये जो सदाबहार वन क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि देखिए जो पश्चिमी घाट रहा आपका, ये कोरोमंडल तट रहा, ये आपका रहा शिलांग का पठार रहा, ये हिमालय का तराई क्षेत्र रहा, हिमालय का तराई क्षेत्र, समझे, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां पर जो वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती रहती है। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत का जो उत्तरी भाग है इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री, उत्तरी भाग को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पूरा पश्चिमी घाट जो है हॉट स्पॉट के अंतर्गत भी आता है, ये भी आप जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की हम विशेषताएं पहली वाली क्लासों में बहुत अच्छे और गहराई से पढ़ाए हैं आपको। जो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पर हरे भरे वन पाए जाते हैं, पूरे साल भर वर्षा होती रहती है, लगभग वर्षा हो गई फिर चली गई। मैंने कहा था आपको आपकी यहाँ की जो वृक्ष होंगे इनकी पत्तियां भी छोटी छोटी पाई जाती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार तेजी के साथ होती रहे। ठीक है, समझ गए आप, ये भी देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, जो पश्चिमी घाट पर्वत हुआ, पश्चिमी घाट जो पर्वत हुआ और हिमालय का तराई क्षेत्र हुआ, शिलोंग का पठार हुआ, और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास कुछ क्षेत्र जहां पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सदाबहार जो वर्षावन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो सदाबहार वर्षावन है, सदाबहार वर्षावन, पहला पॉइंट इसके अंदर, ये साल भर हरे हरे भरे रहते हैं, ये साल भर हरे भरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आपको काम आने वाले हैं। सदाबहार वनों की भी यही विशेषता है कि साल भर कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, क्यों, देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत रहा, ये कोरोमंडल तट रहा, ये हिमालय का तराई क्षेत्र रहा, और ये रहा ये वाला जो क्षेत्र है इसे शिलोंग का पठार कहते हैं, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, इन्हें ना जो सदाबहार वर्षावन है, इन्हें उत्तरी जो सह्याद्री है यहाँ पर इन्हें सोलास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा लगातार पर्याप्त मात्रा में साल भर होती रहती है, इसलिए ये वृक्ष साल भर हरे भरे रहते हैं। इनकी लंबाई भी काफी ज्यादा होती है, एक वृक्ष की लंबाई लगभग 60 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं 60 मीटर से भी ज्यादा, समझे, क्योंकि इसके अंदर ना सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो इसके अंदर जैव विविधता धीरे धीरे पनपने लगती है, अनेक प्रकार के जीव जंतु धीरे धीरे यहाँ जन्म लेने लगते हैं। आप चाहे तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सेकंड नंबर का पॉइंट लिखिए, अब हम सिर्फ बोलेंगे, लिख लीजिए सेकंड नंबर का पॉइंट, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मिलती होती है, सदाबहार वर्षा वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, तीसरे नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, तीसरे नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, तीसरे नंबर का, इन वृक्षों को अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन वृक्षों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे उत्तरी सह्याद्री में इन्हें सोलास के नाम से जानते हैं, सोलास ऐसे लिखा जाएगा, सोलास, समझे, सदाबहार वर्षावन ही सोलास कहलाते हैं। उसके बाद आगे की ओर चलिए, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत, कोरोमंडल तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और शिलोंग का पठार और हिमालय के कुछ तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 4, ये वृक्ष भारत में पश्चिमी घाट पर्वत, कोरोमंडल तट, हिमालय के तराई क्षेत्र, शिलांग के पठार तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
लिख लीजिए। पांचवा पॉइंट, जहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, जहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं वहां पर बहुत अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। जहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं वहां पर बहुत अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। समझ गए आप? जहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं वहां पर बहुत अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। जैसे भारत का पश्चिमी घाट पर्वत अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सारे पॉइंट आपको लिख कर रखने हैं, समझे? ये ये हमने आपको जो समझाया ये केवल सदाबहार वनों की, वर्षा वनों की विशेषता थी। सदाबहार जो वर्षा वन थे उनकी यही विशेषता थी। अगला एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इन वृक्षों की ऊंचाई, इन वृक्षों की ऊंचाई 60, ये वृक्ष काफी लंबे लंबे होते हैं, इनकी ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो सकती है। लिख लीजिए अगला पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट लिखिए, इन वृक्षों की लंबाई अत्यधिक होती है, इनकी ये 60 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट, अब दूसरे नंबर पर अब आप समझ गए कि भारत के अंदर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। पहले नंबर पर भारत के अंदर जितनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं उनमें से जो सबसे पहले हमने आपको वनस्पति पढ़ाई, उस वनस्पति का नाम है सदाबहार वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखिए, दूसरे नंबर का हेडिंग बनाइए, दूसरे नंबर का उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ये देख रहे हैं आप बीच वाला क्षेत्र, ये जो आपको बीच वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, इस क्षेत्र को देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस क्षेत्र को। ये वाला जो क्षेत्र आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को ये देखिए। आपका यहाँ पे पड़ता है यूपी, नीचे पड़ता है तमिलनाडु, यहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश, इधर पड़ता है झारखंड। समझे? इस यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। समझे? यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। और ये क्षेत्र ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, उष्णकटिबंधीय। और यहाँ पर ना जो पत्तियां हैं वे अपनी जो यहाँ की जो वृक्ष है, साल में जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दौरान ही यहाँ के जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी पत्तों को गिरा देते हैं, ताकि मौसम पेड़ के अंदर नमी बनी रहे, आर्द्रता। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे देखिए आप ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, आपके होंठ भी फटने लगते हैं, आपके हाथ पैर जो होते हैं फटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता वातावरण की घटने लगती है। क्योंकि जो वायु की सापेक्षिक आर्द्रता है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता वातावरण में घटने लगती है, नमी जिसे कहते हैं, नमी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि वाष्पीकरण तेजी के साथ होता है। हमारे शरीर में से भी आप देखिए आपको पसीना आने लगता है। क्यों? क्योंकि आप वेपराइजेशन तेजी के साथ हो रहा है। और जैसे ही वेपराइजेशन तेजी के साथ होगा, वाष्पीकरण तेजी के साथ होगा, तो नमी की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसलिए पेड़ पौधे, यहाँ के पेड़ पौधे इस उत्तर से लेकर इस क्षेत्र के, यानी मध्य प्रदेश से लेकर जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी यूपी से लेकर तमिलनाडु तक के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना अस्तित्व बनाए रखना, बचाए रखना चाहते हैं। इसलिए ये बात बताए, समझ में आई कि नहीं है? अब एक काम करिए, आप दूसरे नंबर की हेडिंग बना लीजिए, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब जिनके पत्ते टूट जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन। पतझड़ वन। इनका एक तीसरा नाम भी है मानसूनी वन। मानसूनी वन। क्यों? जैसे ही मानसून आएगा तो ये अपने पत्ते गिरा, मानसून पर ही इनकी ये जो वन है मानसून पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि जैसे ही मानसून बदलेगा तो ये हरे भरे हो जाएंगे, जैसे जैसे मानसून का आगमन होगा। और जैसे जैसे मानसून चला जाएगा, मतलब धीरे धीरे, तो फिर क्या करेंगे, अपने पत्ते गिरा देंगे जैसे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। ओके, तो इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहले नंबर का पॉइंट, पहला पॉइंट। लेकिन आप देख लीजिए सदाबहार वर्षा वनों के हमने उदाहरण नहीं लिखा है, सॉरी, आप पहले उसके उदाहरण लिख लीजिए। हम सोच रहे थे कुछ मिस हो गया। आप लिख लीजिए इन वनों के अंतर्गत कौन से आएंगे। महोगनी, एग्जाम्पल लिखिए, महोगनी, महोगनी, कोमा, आबूनस। आबूनस पेड़ देखें आप, आबूनस का, महोगनी का,
अबुनस का जरूर देखिए, सर्च कर लीजिए, गूगल आपके पास मौजूद होगा। महोगनी और अबुनस का पेड़ सर्च करके देखिए जरूर एक बार। कोमा बांस, बांस तो देखे ही होंगे, गांव के रहने वाले लोग, बांस ना देखे तो क्या देखे। बेंत, बेंत देखा है बेंत, समझ में आया। बेंत की जो है डंडा हुआ करता था, बेंत उसको बोलते थे। जो हमारे जो टीचर लोग हुआ करते थे ना, उसका जो डंडा हुआ करता था वो बेंत का बना हुआ करता था। ठीक, अब बेंत का पेड़ भी जरूर देखिए। ये जो है महोगनी, अबुनस, बांस, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह का सवाल जो है पीसीएस में ही पूछा जाता है कि कौन सा वृक्ष है। वृक्षों के नाम दे देगा, आपको मैचिंग करने को बोल सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, या सदाबहार वन है, और वर्षावन भी कह सकता है, या आपको पतझड़ वन भी कह सकता है। तो जो महोगनी है वो साल भर हरा भरा रहता है, अबुनस भी साल भर हरा भरा रहता है, और बांस भी साल भर हरा भरा रहता है, और बेंत भी साल भर हरा भरा रहता है। समझे। उदाहरण लिख लीजिए, एबनी, एबोनी, कोमा नारियल और ताड़, एबोनी, एबोनी, कोमा लगाइए नारियल, नारियल, तो नारियल भी देखिए जो है सदाबहार वर्षा वन का पौधा है, नारियल, कोमा ताड़, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमने वो लिखवाए जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इतना याद करने के बावजूद आपका काम बन जाएगा। समझे, जो आपसे क्वेश्चन आएगा मैचिंग आप आराम से कर ले जाएंगे। महोगनी, अबुनस, बांस, बेत, एबोनी, नारियल, ताड़। समझ, उसके बाद आ जाइए आप सदाबहार वर्षा वन के बाद आ जाइए आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए, इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये वन, इसकी इसकी पहला पॉइंट लिखिए, ये वन, ये वन उत्तर में यूपी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, और पश्चिम में मध्य प्रदेश से लेकर पूर्व में झारखंड तक फैले हुए हैं। समझे, ये इनका ये विस्तृत है, या फैले हुए हैं, या लिख सकते हैं विस्तृत है। पहला पॉइंट आप ये लिख लीजिए जो हम आपको बोले। दूसरा पॉइंट, ध्यान से सुनिए, दूसरे पॉइंट, ये वृक्ष कौन से वृक्ष, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दौरान, ध्यान से लिख लीजिएगा, ये वन ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। समझ गए आप। तीसरे नंबर का पॉइंट लिखिए, तीसरे नंबर का पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए। तो क्या पढ़ रहे थे हम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्योंकि जो आप देखिए यूपी से लेकर तमिलनाडु तक के जो वृक्ष हैं, ये साल भर जो है हरे भरे नहीं रहते। क्यों, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसी के दौरान क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियां धीरे धीरे गिरानी स्टार्ट कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु का आगमन फरवरी और जो मार्च का महीना होता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले वाली क्लास में। मैं जितनी ही बार किसी भी चीज़ को ज़्यादा रिपीट करूँगा वो आपके लिए इतना ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट, कितने पॉइंट लिख लिया आपने, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट जो हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं, देखिए जो सदाबहार वर्षावन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो सदाबहार वर्षावन होते हैं, ये जो पश्चिमी घाट, कोरोमंडल तट, श्रीलंका पठार और जो हिमालय का तराई एक क्षेत्र है, इसमें जो सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, जिन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन भी कहते हैं। इन वृक्षों की यह विशेषता होती है, इनकी जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में कठोर होती है। कैसी होती है इनकी लकड़ियाँ, बहुत कठोर होती है। इसलिए जो लकड़ी कठोर होती है ना, उनकी आर्थिक उपयोगिता कम होती है, यानी उनका फर्नीचर भी नहीं बनाया जा सकता। आपके घर के आसपास जितना भी फर्नीचर का सामान दिखाई देगा, आप उनका उपयोग इनकी इसलिए इनकी उपयोगिता बहुत कम होती है। चाहे महोगनी हो, आबुनस हो, बांस हो, बहुत ही कम मात्रा में इन्हें उपयोग करते हैं, आर्थिक उपयोगिता इनकी कम होती है। हालांकि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, जो यहाँ इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं, इनकी आर्थिक उपयोगिता ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है इतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती। ठीक है, चलिए तो आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए, यहाँ अगला पॉइंट लिखिए, इसमें मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ साल भर
मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ साल भर वर्षा प्राप्त नहीं होती है। इस क्षेत्र इसमें लिखिए, इस पॉइंट में अगला पॉइंट लिखिए, मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ साल भर वर्षा प्राप्त नहीं होती है। लिख लीजिए, लिखते जाइए साथ साथ, वर्षा प्राप्त नहीं होती है। इसी कारण यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष ग्रीष्म ऋतु, सर्दियाँ बीत जाने के बाद या ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर, सर्दियाँ बीत जाने के बाद या ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें लिखते जाइए। इन वो लोग, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखिए, इन वनों की लकड़ियां, ऐसे करके पॉइंट में लिखेंगे, आपको ज्यादा समय तक बात याद रहेगी। दूसरे पर, इनकी जो लकड़ियां होती है ना, बहुत मुलायम होती है, और जो लकड़ियां बहुत मुलायम होती है उनकी आर्थिक उपयोगिता ज़्यादा होती है, यानी आप उनका फर्नीचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भारत के लिए ना अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती है। इसलिए जो पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं, इनकी लकड़ी मुलायम होने के कारण इनकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ जाती है, जिस कारण जिस कारण इन्हें फर्नीचर बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। समझ गए आप? फर्नीचर का सामान समझते हैं, आसपास जितना भी आपका लकड़ी का सामान दिखाई देगा। उसके बाद आगे चलिए, अगला पॉइंट, अब लिख लीजिए इनके उदाहरण। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, पतझड़ वन है। अब हम आपको बता रहे हैं ऐसे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ये पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको इसके उदाहरण बताए, महोगनी, आबूनस, बांस, बेत, एबोनी, नारियल, ताड़। इसी तरह आपको अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन के भी उदाहरण लिख लेने चाहिए। ठीक है, लीजिए आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए इसका। ठीक, एग्जाम्पल लिखिए इसका। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर लिखिए, पहले नंबर पर सागौन। सागौन, सागौन का पेड़ देखा होगा आपने, सागौन नहीं देखा तो गूगल पे जाइए और टाइप करिए सागौन, और वहाँ इसका पेड़ जरूर देखिए। सागौन का जो पेड़ है, ये इसकी जो पत्तियां हैं ग्रीष्म ऋतु आने के दौरान गिर जाती है। उसके बाद सखुआ, 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 इसको भी जरूर देखिए। शीशम, सखुआ, शीशम, आपसे पूछा जा सकता है जो शीशम है वो सदाबहार वर्षा वन है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, इसलिए हम आपको लिखवा दिए हैं, बार बार देख लीजिए, जितने हम आपको लिखवाएंगे इनमें से पेपर में पूछेगा। उसके बाद खैर, चंदन, लिख लीजिए खैर, खैर कोमा चंदन। आपने वो वाली पिक्चर तो देखी होगी, पुष्पा, पुष्पा मूवी, उसमें चंदन के पेड़, चंदन का लकड़ी का व्यापार होता है। हमने आपको बताया नहीं, इनकी आर्थिक उपयोगिता ज्यादा होती है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, पुष्पराज में झुकेगा नहीं साला, आया समझ में? आप देख लीजिए, उसमें भी इसको ही दिखाया गया है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन होते हैं या पतझड़ वन होते हैं, ये मुलायम होते हैं और इनकी आर्थिक उपयोगिता सदाबहार वनों की अपेक्षा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुलायम है। ठीक है, त्रिफला, त्रिफला, इसका पेड़ भी जरूर देखिएगा, आदि, ईटीसी। ठीक, इतने अगर आप याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा आराम से, इससे बाहर नहीं सवाल पूछता। तीसरे नंबर, ये दो पॉइंट हमने आपको बताया। तीसरे नंबर का हेडिंग बनाइए, तीसरे नंबर का। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, छठे नंबर का पॉइंट लिखो, ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में मिलती है। ये वनस्पतियां 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में मिलती है, यानी इस क्षेत्र में 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लीजिए, तीसरे नंबर पे हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं इसको हटा दे रहे हैं। नंबर 4 हेडिंग बना लीजिए आप। नंबर 4 हेडिंग बनाइए आप, कटीली झाड़ियाँ या कटीले वन। कटीली झाड़ियाँ या कटीले वन, कटीले वन एवं झाड़ियाँ, ऐसी हेडिंग बनाइए। कंटीले जड़, कटीली, कटीले वन एवं झाड़ियाँ, ये हेडिंग बनाइए। नंबर फर्स्ट, अब आप देख लीजिए, कटीले वन एवं झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है भारत के अंदर, जहाँ जो भी वनस्पति पाई जाती है उन, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि यहाँ वृक्ष होंगे उनकी पत्तियां काफी छोटी छोटी होगी। क्यों? ताकि वाष्पीकरण तेजी के साथ ना हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाए,
भूमिगत जो जल है वो वाष्पीकरण, उसका वाष्पीकरण कम से कम हो, इसलिए इस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां उगती हैं वे अपना अपनी आकार धीरे धीरे छोटा कर लेती है। वास्तव में जो कांटे होते हैं ना वो एक प्रकार की पत्तियां ही होती है। क्यों ऐसा इसलिए कर लिया गया है, पेड़ को अपनी सुरक्षा करने के लिए, ताकि वेपराइजेशन कम मात्रा में हो, भूमिगत जल ऊपर की उसका वाष्पीकरण कम हो, ताकि पौधे का अस्तित्व बना रहे। इसलिए यहाँ की जो पत्तियां होती है, कैक्टस, बेर, इस तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। समझे, आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, कटीले वन एवं झाड़ियाँ उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कटीले वन एवं झाड़ियाँ भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये पहला पॉइंट लिख लीजिए आप। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, जैसे इस पहले पॉइंट में उदाहरण लिखिए। कटीले पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, कटीले वन एवं झाड़ियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसके बाद इसके उदाहरण लिख लिए, जैसे पश्चिमी राजस्थान तथा वृष्टि छाया प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान तथा वृष्टि छाया प्रदेश, गुजरात भी देखिए इसके अंतर्गत आ जाएगा। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, वृष्टि छाया प्रदेश, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख लिए। दूसरा पॉइंट, अब लिखिए आप दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरे पॉइंट में लिखिए, कटीले वन एवं झाड़ियाँ, इनकी पत्तियां काफी छोटी छोटी होती है। कटीले वन एवं झाड़ियों की पत्तियां काफी छोटी छोटी होती है। क्यों, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम से कम हो, वातावरण में नमी बनी रहे, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियों का आकार छोटा कर लेते हैं। हालांकि कुछ वृक्षों पर कुछ वृक्ष कांटे में भी तब्दील हो सकते हैं। ये सब आपको लिखना है। तीसरे पॉइंट में लिखिए, जैसे अब इनके उदाहरण लिख लीजिए। बबूल का पेड़ देखा है मैंने, देख ली, बबूल पे कांटे होते हैं। जो बबूल है उस पे कांटे होते हैं। हम तो एक बार उसके आसपास उससे क्या करते थे, बचपन में तोड़ते थे और उससे दांतून करते थे। दांतून बबूल के हमारे यहाँ साइड में पेड़ हुआ करता था, बाहर नहर के पास, बबूल। उसके बाद खैर, खजूर देखिए, खजूर का पेड़ तो देखा होगा। नागफली जरूर देखिए एक बार, इनको सर्च करके, नागफली का पेड़ कैसा होता है। ठीक है, कांटे कांटे होते हैं उस पर। कैक्टस तो आपने जरूर देखा होगा या बचपन में पढ़ा होगा, आदि ETC। तो कटीले वन एवं झाड़ियाँ ये रहे उसके उदाहरण। समझ गए आप? ठीक। उसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट, ये तीसरे नंबर का था शायद, अब चौथे नंबर पे आ जाइए। नंबर 4, समझे? देखिए आपको उत्तर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ जो वन पाए जाते हैं वे वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं, जैसे पर्वतीय वन। यस, पर्वतों में जो है, ये हम आपको पहले समझा चुके हैं, आज थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे। जो पर्वतीय वन है ना, ये जो पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं। पहले अगला पॉइंट हेडिंग बनाइए पहले, पर्वतीय वन। भारत में जो वन पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पर्वतीय वन। इसमें लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, भारत में पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं। लिख लीजिए, भारत में पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हमने कहा जैसे यहाँ पर्वत है, हो सकता है पर्वत का जो आधार हो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु हो, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में कमी होती जाती है। 4200 मीटर के ऊपर जाने पर स्नो लाइन आ जाती है, जिसे सामान्य ताप की ह्रास दर कहते हैं। हमने कहा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा वहाँ पर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो जाएगा। उसके बाद जो है जो हिमालय होगा,
यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, पर्वत क्षेत्र होगा, वो हिमाच्छादित हो जाएगा धीरे धीरे, और वहाँ अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। अलग अलग ऊंचाई पर जाने पर जलवायु बदलती जाएगी, और जैसे जलवायु बदलती जाएगी तो धीरे धीरे वनस्पति का आकार भी बदलता जाएगा, और मिट्टी भी बदलती जाएगी। ये भी बात आप याद रखिए, क्योंकि हम इसके बाद मृदा भी पढ़ाने वाले हैं ना आपको, मिट्टी भी हम आपको पढ़ाएंगे, समझे। तो उसके बाद तो पर्वतीय वन दूसरे, इसके अंदर लिख लिया, दूसरे नंबर का पॉइंट लिखिए, दूसरे नंबर का पॉइंट लिखिए, लिखो पर्वतों पर पाए जाने पर, दूसरे नंबर का, पर्वतों पर पाए जाने वाले वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं। पर्वतों पर पाए जाने वाले वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं। जैसे जैसे ढाल की तरफ बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे ढाल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो अलग अलग जलवायु बदलती जाएगी, जलवायु बदलती जाएगी, और जो वनस्पतियां भी लगातार बदलती जाएगी। हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ऊंचाई पर कैसी कैसी वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। लिख लिया ना आपने। ढाल का अनुसरण करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। लिखो, हिमालय पे, ये रहा आपका हिमालय, 2500 किलोमीटर इलाके में फैला हिमालय। हिमालय पे अलग अलग ऊंचाई पर जाने पर जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन होने के साथ साथ हिमालय पे ऊपर की तरफ जाने पर, ऊपर की तरफ जाने पर जलवायु, वनस्पति के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, या जलवायु के साथ साथ वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। यहाँ अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जलवायु पाई जाती है। जलवायु में परिवर्तन होगा तो वनस्पति में भी परिवर्तन होगा, समझ गए आप। ठीक है, आप लिख लीजिए नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ कौन से मीटर, कितने मीटर की ऊंचाई पर आपको किस तरह के वन मिलेंगे, ठीक। चलिए देख लीजिए, जैसे आप 1500 मीटर तक ऊंचाई पर जाएंगे, 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको सदाबहार वर्षा वन मिलेंगे। आप लिख लीजिए इसको, आप 1500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे आपको सदाबहार वन मिलेंगे, सदाबहार वर्षा वन, वर्षा वन। दूसरे नंबर पे आ जाइए आप चाहे तो एक चित्र बना सकते हैं, ढाल वाला चित्र बना सकते हैं। स्टार्टिंग में लिखिए 1500 मीटर, 1500 मीटर से नीचे नीचे आपको क्या मिलेगा, सदाबहार तथा पतझड़ वन मिलेंगे, सदाबहार तथा पतझड़ वन, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन, पतझड़ वन। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर लिख लीजिए, 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर, 2500 मीटर की ऊंचाई पर देख लीजिए क्या मिलेगा, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन। लिख लीजिए शीतोष्ण, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे आपको हिमालय पर ऊंचाई की तरफ जाने पर। 1500 मीटर से नीचे जाएंगे आपको ये मिलेगा सदाबहार वन, सदाबहार वर्षा वन और पतझड़ वन, दोनों मिलेंगे। जैसे आप 1500 मीटर पार कर जाएंगे, 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर जाएंगे आपको तो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन, चौड़ी पत्ती वाले वन, पत्ती वाले वन। इसमें लिख लीजिए जैसे देवदार कोमा बर्च, देवदार, देवदार का पेड़ देखिएगा, देवदार कोमा बर्च कोमा मैपिल, मैपिल ऐसे लिखा जाएगा। ये देख, एक बार जरूर देखिए, एक बार देख लेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा, एक बार सर्च करके। उसके बाद आप लिखिए 2500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर तक कौन से वन पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको इस तरह के कोणधारी वन दिखाई देंगे, इस तरह के आपको कोणधारी वन दिखाई देंगे, इस तरह के, समझे। क्यों आकार ऐसे करके बनाया गया है, क्योंकि बर्फ आएगी तो ऐसे ढल के निकल जाएगी, और जो पहाड़ होते हैं वहाँ हमने बताया उनका आकार भी ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाएंगे तो सारी बर्फ गिर जाएगी और मकान ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 2500 से मीटर, 2500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन, कोणधारी वन, कोणधारी वन में जैसे चीड़, फर, सोनोवर, ब्लू पाइन। नाम लिखिए, दोबारा बता रहे हैं आपको, चीड़, फर, सोनोवर, सनोवर, ब्लू पाइन, ये सब लिख लीजिए। उसके बाद 4500 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, 4000 मीटर से लेकर, 4000 मीटर से लेकर अगर आप 4800 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, 4800 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे, आप लिख लीजिए इसको, तो वहां पर पाई जाएगी टुंड्रा वनस्पतियां, टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाएंगी। यस, इसमें टुंड्रा वनस्पतियों में आएंगी आपकी काई आ जाएगी, घास आ जाएगी और लीचेन आ जाएंगी, काई, घास और लीचेन, याद रखिए कहाँ पाए जाएंगे, 4000 से लेकर 4800 मीटर तक। और जैसे आप 4800 मीटर के ऊपर जाएंगे
ऊपर जाएंगे तो वहाँ कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि जो हिमालय है वो पूरी तरह बर्फ से हिमाच्छादित रहता है। हिमालय जो है पूरे साल भर बर्फ से हिमाच्छादित रहता है, इसलिए 4800 मीटर की ऊंचाई के पार जाने पर आपको कोई भी वनस्पति नहीं दिखाई देगी, वनस्पतियों का अभाव होगा पूर्ण रूप से। इतनी बात बता दीजिए, समझ में आई नहीं आई? अब जो 5वें नंबर पे हम आपको समझाने वाले हैं वो सबसे खतरनाक है, समझे? इसके बाद जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सबसे खतरनाक है, उसका नाम है मैग्रोव वन। पेपर में 2 बार यहाँ से 15-15 नंबर का सवाल पूछा जा चुका है, 15 नंबर का। अभी हम आपको एक क्वेश्चन लिखवाए थे, भारत में वन संसाधनों की स्थिति, जलवायु परिवर्तन पर उनके परिणाम और प्रभावों की चर्चा, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको पूरा डिजाइन करके आपको देंगे, डोंट वरी। आपको जितना लिखवाया गया है पहले आप इसे कंप्लीट कर लिए, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके अंतर्गत हम अभी भारत के अंदर पाए जाने वाले मैग्रोव वन, जिसे हम सुंदरी वन के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर भी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन भारत के अंदर सुंदरवन के डेल्टा में पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये हम आपको मैग्रोव वन की तमीज से चर्चाएं करेंगे। मैग्रोव वन कितने महत्वपूर्ण है, प्री में भी और मेंस में भी कई बार सवाल पूछ चुका है, इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास मेंस का बुक है तो बुक उठाइए, उसे गहराई से खंगालिए, एक भी टॉपिक पढ़ते वक्त, एक भी टॉपिक कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, एक भी दिन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जब भी पढ़ें तो सबसे पहले प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में रखा हुआ होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अन्यथा आप अपना जीवन खराब कर लेंगे इस पेपर के चक्कर में, इसको छोड़ जाने में भलाई है। इसलिए हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक 70% लोग इस एग्जाम को इसलिए छोड़ देते हैं, उनके हाथ में पीवाई क्यों ही नहीं था। पीवाई क्यों ही आपको बता देगा कितना दौड़ना है, किस दिशा में दौड़ना है। आप पीवाई क्यों पढ़ रहे हैं, आप 8 घंटे मत पढ़िए, 2 घंटे प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका काम। हम ऐसे ऐसे इंसान को जानते हैं जो है पीवाई क्यों पढ़ने के बाद सीधा पेपर देने चला गया, क्लियर हो गया, प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चला गया, पेपर क्लियर हो गया, उसी से घुमा फिरा के आएगा, घुमा फिरा के आएगा, उसको अंदर का डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़िए। आपको जो पीवाई क्यों है, जब आप पेपर देने जाएंगे लगभग आपकी जुबान पर कंठस्थ हो जाने चाहिए, कब कहाँ कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, समझ गए? इसके बाद एक वीडियो और आएगा, आप इतना डाटा कंप्लीट कर लीजिए पहले, हम आपको जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेंस के अंतर्गत वो सारे आपको लिखवा के और डिजाइन करके देंगे पूरे क्वेश्चन, समझ में आया आपको? ठीक, आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन लगातार पढ़ते रहिए, ओके।